आज कौमी असम्बली से जुड़ी 4 अहम खबरें सामने आई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर से पाबंदी हटा दी गई, जिसके बाद एक और कलदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ने भी पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान भी कह रही है कि अगर TLP को माफी मिल सकती है तो MQM के दफातर क्यों नहीं खोले जा सकते। ये सभी मामलात अहम हैं, लेकिन हम बात करेंगे दहशतगर्द तंजीम और हजारों पाकिस्तानियों की शहादत की जिम्मेदार कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जिसके साथ बातचीत और माफी देने की बात की जा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान में 2 दहाइयों तक खून की नदियां बहाने वाली दहशतगर्द तंजीम कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी हुकूमत मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत और कलदम TTP मुकम्मल सीज फायर पर आमादा है। इस ऐलान से पहले TTP के मामले पर आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें अस्करी क़यादत ने हुकूमत और अपोजिशन के अहम रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अवामी नुमाइंदों को कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी और बाद में फवाद चौधरी ने मीडिया को इजलास में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी इजलास में शरीक वजीर दाखिला शेख रशीद इस पेशरफ से लाइल्म थे, क्योंकि इजलास के बाद जब उनसे पूछा गया कि TTP से मुतालिक क्या फैसला किया गया है तो उनका जवाब था कि अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ है। सर TTP से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ? सर कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। हसास मामलात पर हुकूमत का हैरान कुन रवैया सिर्फ वफाकी वुज़रा के तजादात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वजीर आजम का रवैया भी समझ से बालातर है, क्योंकि कौमी सलामती के इस अहम तरीन मामले पर वजीर आजम इजलास से गायब थे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI शरीक थे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चारों वुज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के सदर और वजीर आजम समेत सभी सियासी जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वजीर आजम इमरान खान इस अहम और हसास तरीन मामले पर होने वाले इजलास में मौजूद नहीं थे, जो कि हैरान कुन है। हालांकि वजीर आजम TTP के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन इस मामले पर ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। एक वक्त था जब मुल्क में हर रोज बम धमाके हो रहे थे, पाकिस्तानी शहरी शहीद हो रहे थे और TTP के दहशतगर्द इन वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर रहे थे। इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत का ऑपरेशन भी जारी था और रियासत का बयानिया था कि ये लोग इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन है, और आज पाकिस्तानी रियासत उनके साथ बात कर रही है, माफी के दरवाजे खोल रही है, मुज़ाकरात का डोल डाला जा चुका है। रियासत चाहती है कि कौम उनको अच्छा बच्चा समझकर माफ कर दे। तो सवाल यह है कि रियासत पहले जो कर रही थी वो ठीक था या जो आज कर रही है वो ठीक है? तब उनके खिलाफ ऑपरेशन ठीक था या आज उनके साथ मुज़ाकरात ठीक है? जिन्होंने 2 दहाइयों तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फोर्सेस और आम शहरी ही नहीं बल्कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को कत्ल किया, उनकी शहादत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस कत्लो गारत के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा या इन्हें बातचीत के बाद मुकम्मल माफी दे दी जाएगी? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद निगार सहाफी जनाब सलीम साहब साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। साहब ये बड़ा अजीब किस्म का है सिलसिला, आप वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं, ये मुज़ाकरात किस नहज पे पहुंच चुके हैं? माफी का ऐलान क्या ब्लैंकेट कवर मिलने वाला है? सिलेक्टिव माफी होगी? किस तरह ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं किसी हद तक एक तालिब इल्म की हैसियत से इन मामलात की नज़ाकतों को समझता हूँ, तो मैं ज़्यादा तफसीलात में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त उनके साथ मुज़ाकरात और सियासी हल के सिवा कोई चारा ही नहीं है। वजह उसकी ये है कि पिछले 14-15 सालों में इमरान खान साहब और इस तरह के लोग हमें ये बताते रहे और ये समझाते रहे कि जी TTP और TTA का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये कि वो अच्छे हैं और ये बुरे हैं, जबकि हम जैसे चंद तालिब इल्म थे जो ये कहते रहे कि जी TTP जो है बुनियादी तौर पर वो TTA का हिस्सा है या एक सिक्के के 2 रुख हैं। तो आज वो हकीकत वाज़े हो गई कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़तह के साथ वो ऑर्गेनाइज भी हो गए, वो मुनज़्ज़म भी हो गए, और ज़ाहिर है कि अब अफ़गान तालिबान उनको अपनी जद्दोजहद का हिस्सा समझते हुए उनके खिलाफ एक्शन तो कभी नहीं ले सकते। तो अब पाकिस्तानी रियासत के पास ये ऑप्शन है कि या तो अफ़गान तालिबान को भी अपना दुश्मन बना दें
और या फिर ये है कि अफगान तालिबान की इक़्तिदार से फ़ायदा उठा के उनकी फैसिलिटेशन से टीटीपी के साथ मुज़ाकरात। सर ये तो एक्शन तो उन्होंने लेना था ना, तो ये तो अफगान तालिबान की तरफ से गारंटीज दी गई थी, बताया जब वो इक़्तिदार में आए उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो ये फिर कैसे कहा जा सकता है कि वो एक्शन नहीं लेंगे? देखें, हम भी पिछले 14-15 सालों में अफगान हुकूमत को कहते रहे कि जी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और अफगान हुकूमत भी हमें कहती रही, अशरफ गनी और वो, कि भाई हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब एक ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी जिससे हमारे लोगों ने और हमारी रियासत ने पिछले 15-16 साल में आंखें चुराई हुई थी। नेक मोहम्मद से ये मामला शुरू हुआ था, तो नेक मोहम्मद कौन थे? वो अफगान तालिबान का हिस्सा थे, उनके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन कहते थे, वो काबुल में कारगिल कैंप का इंचार्ज रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तानी रियासत के साथ जंग इस बुनियाद पे शुरू की थी कि आप लोगों ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ क्यों दिया। फिर जो टीटीपी जिन्होंने कायम की थी, बैतुल्ला महसूद, वो अफगान तालिबान का न सिर्फ हिस्सा थे, मिल्ला दादुल्ला के दस्तराज थे, उन्होंने अफगान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की बैत की थी। इस वक्त भी जो मुफ्ती नूर वली है टीटीपी के अमीर, वो अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह की बैत कर चुके हैं, उनको अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। तो अफगान तालिबान उन लोगों के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं कि जो उनके बकौल उन्होंने पिछले 14-15 साल में उनको पनाह दी हो, उनके हमरा अमेरिका के खिलाफ लड़े हों, अपने लोग उधर उनको कुर्बान किए हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनकी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कोई सुलह करा दें। अच्छा साहब ये बताइएगा, ये मुज़ाकरात हो कहाँ रहे हैं, कौन करवा रहा है? मतलब इसमें कोई सालिस का किरदार भी है, कोई सालसी करवा रहा है, या फिर बराह रास्त रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान तालिबान की आदत से मुज़ाकरात कर रही है? और ये तो वैसे बड़े फैक्शंस में बटे हुए हैं, गिरोह में तकसीम है, और मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो किससे हो रहे हैं, किस गिरोह से हो रहे हैं? एक तो जब आप हुकूमत का टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उससे मुराद आपकी इमरान खान और उनके साथी हो, तो देखें कि ये बिलवास्ता हो रहे हैं, अफगान तालिबान के जरिए हो रहे हैं, और ये महीनों से पहले ये प्रोसेस शुरू हो चुका था, और उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी थी। और शायद अगर, लेकिन जब इमरान खान साहब को पता चल गया, तो उन्होंने टीआरटी को वो इंटरव्यू दे दिया, जिसकी वजह से वो पूरा प्रोसेस सबूताज हो गया, और जितने भी फरीक़ैन थे वो एम्बेरस हो गए। अगर इमरान खान साहब को उस वक़्त पता ना चलता और वो इंटरव्यू ना देते, तो शायद आज से 2-3 हफ्ते पहले काफ़ी बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त हो चुकी होती। लेकिन फिर उस नुकसान को रिपेयर करना पड़ा, और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ लोगों के जरिए, लेकिन बेसिकली ये सब कुछ हो रहा है अफगान हुकूमत के, तालिबान हुकूमत के बाद जिम्मेदारों के जरिए ही ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़। जब सर मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों तरफ से शराइत होती हैं। पाकिस्तान की शर्त तो यही होगी, सीज फायर किया जाए, पाकिस्तानी फोर्सेस पे, पाकिस्तानी अवाम पे हमले ना किया जाए। दूसरी तरफ से क्या शराइत हैं जो पाकिस्तान को मानना होंगी? उनका जो आगाज में मुतालबा था वो तो था शरीयत का नफाज, और फिर और भी मुतालबात थे। तो इन मुज़ाकरात में उस तरफ से क्या शराइत है सर? अभी तो मेरे ख्याल में जिन चीज़ों पे बात हो रही है वो CBMs पे बात हो रही है, जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जा सकता है। और जाहिर बात है कि अल्टीमेटली तो होगा यही कि पाकिस्तानी हुकूमत एक तो ये चीज़ गारंटी कराना चाहेगी, यानी पाकिस्तानी रियासत, कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दाम ना करें। फिर इस तरह की भी चीज़ें हैं, मैं मज़ीद तफसील में नहीं जा सकता कि उनके मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के साथ मुख्तलिफ़ तरह का सलूक किया जाए। और उनके डिमांड्स में सर फहरिस्त उनके कैदियों की रिहाई है, और इस तरह के कुछ और मुतालबात हैं। तो मेरे ख्याल में इब्तिदा में अगर पेशरफ्त होती है, एक तो आज ये सुबह मैंने ट्वीट किया था कि आज कल में बड़ा ऐलान मुतवक्के है इस हवाले से। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया, अभी दूसरी साइड के यानी TTP की तरफ से बयान का इंतज़ार है। और उसके बाद जो मेरी इंफॉर्मेशन है,
तो शायद इब्तिदाई जो मुतालिबात है दोनों फरीकों के और जो CBMs के ज़ुमरे में भी आते हैं, अल्टीमेटली जाके तो ये ऊंट किस करवट बैठता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनका डिमांड कैदियों की रिहाई है और हमारी तरफ से जो इब्तिदाई डिमांड है वो सीज़ फायर है। अगर TTP के सर जो है वो साबिर साहब सिर्फ फौज पे हमले करना नहीं है ना सर, उन्होंने तो मासूमों को भी जान उनके लिए है, उनको मारा। 70,000 लोग शहीद होते हैं, उसमें फौजी, उसमें पुलिस, उसमें आम शहरी भी शामिल थे। तो सर ये जब इनको रिहा किया जाएगा या उनको माफ किया जाएगा तो इनके लवाहिकी इनको क्या जवाब देगी रियासत पाकिस्तान के? आपके प्यारों का खून कहां गया? APS के बच्चों के लवाहिकी इनको हम क्या तसल्ली देंगे, उनको क्या जवाब देंगे फिर? नहीं, एक तो ये कि अगर मजीद मारने की इजाज़त दे के आप डील करते हैं तो वो तो फिर मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर मजीद कत्ल गारत गरी से बचने के लिए आप ऐसा करते हैं तो फिर रियासतें, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने। मसलन इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में सारी दुनिया मुतालबा कर रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए, तो क्या हामिद करज़ई और अब्दुल्ला और इन लोगों ने और तालिबान ने एक दूसरे के नहीं मारे थे? क्या अमरीकियों ने तालिबान को नहीं मारा था और तालिबान ने उनको नहीं मारा था? ये जो उस रोज़ TLP के साथ मुआहदा किया गया तो उन्होंने उन पुलिस वालों को नहीं मारा है, वो जिनके कब्र की मिट्टी भी अभी तक खुश्क नहीं हुई है। या फिर इस मुल्क में सब लोग कह रहे हैं कि जी बलोच मिलिटेंट के साथ किया जाए मुफाहमत और वो अगर सरेंडर होते हैं तो आने दिया जाए उनको, उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। तो क्या उन्होंने पुलिस वालों को नहीं मारा है? क्या उन्होंने सेटलर्स को नहीं मारा है? क्या उन्होंने फौजियों को नहीं मारा है? तो कुलिया सबके लिए एक होना चाहिए। या तो ये है कि एक रियासत ये कहे कि जी मैंने हर फरीक से ताकत के जोर पे निमटना है, लेकिन फिर ये नहीं हो सकता, पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि एक के लिए एक तरह का कुलिया हो और दूसरे के लिए दूसरी तरह का कुलिया हो। साबिर साहब आपका ये पॉइंट आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक के नाम से कलदम हटा तो और भी जमातें हैं जो चाहती हैं कि या तो उनके नाम से कलदम हटे या फिर उनके बंद दफातर खोले जाए। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का क्या मुतालबा है ये आपको बताएंगे, बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटने के बाद MQM पाकिस्तान भी आयतशुदा पाबंदियां उठाने का मुतालबा करने लगी है। वो दफातर खोलने का मुतालबा करने लगी है जिनकी मदद से इसका तंजीमी नेटवर्क शहर के कोने कोने तक फैला हुआ था। वो जब और जिस वक्त चाहती थी सिर्फ एक हुक्म देकर पूरे कराची को जाम करा सकती थी। वो दफातर जो MQM कायद की मुतनाज़ तकरीर के बाद से गिरा दिए गए थे या सील कर दिए गए थे, दफातर खोलने का मुतालबा MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कौमी सलामती कमेटी के पार्लिमानी कमेटी इजलास में किया। खबरों के मुताबिक MQM क़यादत ने कहा कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पुलिस वालों को शहीद करना बड़ी दहशतगर्दी है, तालियां बजाना नहीं। MQM की जानिब से गिरफ्तार कारकुनों को रिहाई का भी मुता गया। MQM दफातर की बंदिश की कहानी 22 अगस्त 2016 से शुरू हुई। MQM के लंदन में बैठे कायद ने एक ऐसी तकरीर की जिसका बोझ उठाने को कोई तैयार ना हुआ। MQM के वो कायदीन जो नारे लगाते थे हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, वो रहनुमा जो MQM के लंदन बैठे कायद को अपनी नस करार देते थे, वो भी लाताल्लुकी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने लंदन के कायद और लंदन में पार्टी क़यादत से अलहदगी इख्तियार कर ली। तंजीम का मरकज 90 और शहर में तमाम दफातर बंद कर दिए गए थे। तब सरकार ने यह फैसला भी किया था कि MQM का कोई भी दफ्तर जो सरकारी जमीन पर तामीर किया गया हो, गैर कानूनी तामीर किया गया हो, इसे गिरा दिया जाएगा। इस फैसले के बाद MQM के कई दफातर गिरा दिए गए। तब ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि मस्मार शुदा दफातर में खुदाई के दौरान जदीद असलहा भी बरामद किया गया। दफातर गिराए जाने पर MQM रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल यह था कि इन्हें गिराने से पहले नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए। उन्होंने दफातर गिराने से ज्यादा एतराज इस बात पर किया कि गैर कानूनी दफातर सिर्फ MQM के ही क्यों गिराए जा रहे हैं। अपने दफातर के जरिए MQM ने एक नेटवर्क बना रखा था। उन्हीं दफातर की मदद से MQM ज़कात फितराना इकट्ठा करती थी, कुर्बानी की खाले जमा किया करती थी। बाद में इसने ये काम भी बंद करने का ऐलान किया।
लोगों से फलाही सरगर्मियों के लिए वसाइल जमा करने के हमारे पास भी दो ही जराए हैं, एक ज़कात और फितरा जो रमज़ान में हम जमा करते हैं, और दूसरा चरमे कुर्बानी या कुर्बानी की खालें जो कि ईद उल अज़हा के मौके पर हम जमा करते हैं। हमने इस साल ये फैसला किया है हम खालें जमा नहीं करेंगे। सितंबर 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान भी एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिकवा किया था कि उनकी जमात के 250 दफातर बंद हैं, इन्हें क्यों नहीं खोला जा रहा। उनका कहना था कि अगर कोई दफ्तर गैर कानूनी बंद किया गया था तो वो गिरा दिया गया, जो बाकी हैं इन्हें क्यों नहीं खोला जा रहा। ये दफातर यूनिट और सेक्टर की सतह पर कायम थे। इन दफातर की मदद से ही एमक्यूएम का तंजीमी ढांचा फाल था। एमक्यूएम के कारकुन इन दफातर को इस्तेमाल करके ही आवाम से राब्ते में रहते थे। इन दफातर की मदद से ही एमक्यूएम जब चाहती थी पूरा शहर बंद करा लेती थी, जबकि यह इल्जाम भी लगाया जाता था कि एमक्यूएम के दफातर टॉर्चर सेल्स के तौर पर इस्तेमाल किए थे। माजी में एमक्यूएम के ये दफातर जो हैं वो लोगों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सरकारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें दफातर बनाए गए, पार्क्स पर थे, प्लेग्राउंड्स पर थे, हॉस्पिटल्स में थे। और अब एमक्यूएम क़यादत तहरीक लब्बैक की मिसाल देकर अपने दफातर भी खोलने का मुतालबा कर रही है। क्या वो ऐसा करा पाएगी? बात करेंगे साबिक में एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर साहब से। वसीम साहब शुक्रिया आपका। ये बताइएगा सर कि क्या ये आप करवा पाएंगे? और हैरानी की बात तो ये आयरनी कह लें, आप तो तादी हैं हुकूमत के, आप तो ये काम आसानी से करवा सकते थे, लेकिन ये बात आपको कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहनी पड़ी। हुकूमत से क्या आपकी पहले बात नहीं हुई थी? क्या उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं? बिल्कुल अली, ऐसा ही है। हमारी जब भी मीटिंग्स हुई हैं पीएम साहब से, हमने ये अपने रिक्वेस्ट जो है उनके सामने रखी है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। और फिर हमारा हक भी बनता है कि हम 3 साल से पीटीआई के सपोर्टर भी हैं और हम कोलिशन पार्टनर भी हैं। हमारे 7 मेंबर्स एमएनए जो हैं वो उनको उनकी हर पॉलिसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, हालांकि हमसे मुशावरत भी नहीं होती बहुत सारे इश्यूज पे, फिर भी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी हमने ये फैसले किए हुए हैं। मगर अब जैसे कि आपने खुद कहा, नेशनल सिक्योरिटी में ये पॉइंट खालिद भाई ने रखा, तो मैं आपके तवज्जुह से पीएम साहब से बहुत दफा रिक्वेस्ट मैंने भी की है पर्सनली, जब मैं मीटिंग में मौजूद होता था। तो अब जैसे कि इस मैटर को, इस इशू को खुश असलूबी से सुलझाया गया है, मेरी नजर में बड़ा खुश आइन है। खून खराबे से बचा लिया गया, वरना और लोग शहीद होते, खून बहता। 5 शहीद हो चुके हैं पुलिस वाले, उसके बावजूद कलअदम को की स्टैंप को हटा दिया गया है। अब ये मुझे नहीं पता ये सही बात है या गलत कि उनके मुकदमे भी वापस ले लिए गए हैं और उनके लोगों को रहा भी कर दिया गया है। तो हमारा तो केस इतना खतरनाक नहीं है, दहशतगर्दी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। मगर फिर भी मैं पीएम साहब से तो बहुत दफा कह चुका हूं, मैं तारीफ करूंगा उन बाजवा साहब की हिकमत की, क्योंकि मैंने उनके भी क्लिप्स देखे थे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, अखबारों में खबरें भी पड़ी थी कि उनकी हिकमत की वजह से ये खून खराबा बचा है, खून खराबा से हम बच गए हैं। बहुत खुश आइन है ये। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन सर, जो लोग हैं, 12 मई के वाकयात की तलवार आज भी एमक्यूएम के, यूं कह लें कि वो सेहरा कहीं ना कहीं लोग सजा देते हैं एमक्यूएम के ऊपर 12 मई के वाकयात का। फिर कराची के अंदर भत्ताखोरी के वाकयात जो हुआ करते थे, कुछ यूं कह लें कि दहशतगर्दी के कुछ वाकया, पर्चे आप पे दर्ज हुए, आपके साथियों पे, आपके कारकुनान पे दर्ज हुए। सर ये जो दफातर है आपके, ये सेक्टर दफातर, यहां से भत्ताखोरी के भी ऑपरेट्स होते थे, यहां से काम लिया जाता था। माजी में ऐसी चीजें सामने आई थी जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर चंद पे इल्जाम लगा। तो सर किस तरह यकीनी बनाया जाएगा कि दोबारा एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज उस तरफ, उस डगर पे ना चल पड़े जो माजी में कभी जिस वजह से कहीं बदनामी का सामना करना पड़ा? तो जिस तरह से टीएलपी के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ होगा ना, टीएलपी ने भी यकीन दहानी कराई होगी। हालांकि हमारे पे तो इल्जामात थे, आज भी 12 मई के मुकदमे कोर्ट में मौजूद हैं। हाँ, कोर्ट, अगर कोई ऐसा इल्जाम है कोर्ट में लेके जाएं उसे,
कोर्ट में हम फेस करने को तैयार है, मगर ऐसे मुकदमे जो अभी 5 सालों में बनाए गए हैं ताली बजाने के, वो कोई मुकदमे नहीं है, वो दहशतगर्दी नहीं है। उसमें हजारों कारकुनान जेलों में हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं और सैकड़ों जेलों में हैं। हम उन मुकदमों की बात कर रहे हैं। अगर जो मुकदमे एमकेएम के खिलाफ अदालतों में हैं, हम उनको फेस तो कर ही रहे हैं, मगर ऐसे मुकदमे अगर अब कंपेयर करें कि 5 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया, अल्लाह का शुक्र है ऐसी बात यहां नहीं हुई है। हम उन मुकदमों की बात नहीं कर रहे कि वो मुकदमे वापस ले लिए जाएं, वो तो वैसे ही बरी हो रहे हैं, वो क्योंकि वो भी झूठे मुकदमे थे। तो जहां तक भत्तों का मामला है, अगर भत्तों के इल्जाम हैं उनको भी हम कोर्टों में फेस कर रहे हैं और बरी हो रहे हैं बाइज्जत तौर पे। हर हफ्ते 3-4 कारकुनान बरी होते हैं, वो सब झूठे मुकदमात थे उस वक्त की हुकूमतों के। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आफ्टर रिक्वेस्टिंग पीएम साहब, अगर वहां मामला हल नहीं हो रहा है तो मैं बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी पीटीआई को सपोर्ट किए बैठे हैं 3 सालों से। तो हमारा जो काम है हम तो वो कर रहे हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम मेन स्ट्रीम में आने के लिए एमकेएम अपना किरदार अदा करती रही है। हमने हमेशा बड़ी सियासी जमातों को इक्तदार में हम लेके आए हैं, हमारी वजह से 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने हैं। ये सवाल बड़ा अहम है सर, इसको सवाल को जरूर सुनिएगा। देखिए सर, देखिए ऐसा हुआ है, वो हमने माजी में क्या माजी करीब में वो वीडियोस आज भी मौजूद है जहां के आपके दफातर की टंकियों के नीचे से असलहा मिल रहा था। ठीक है, वो सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन मिला था। अच्छा सर, क्या ऐसे किसी एग्रीमेंट में जाने के लिए एमकेएम पाकिस्तान तैयार है कि जहां पे किसी सेक्टर इंचार्ज की तरफ से पर्चियां नहीं जाया करेंगी, उसको भत्ता कह लें, उसको आप डोनेशन कह लें, फंड कह लें, क्या ऐसे एग्रीमेंट में जाने को तैयार है कि अब की बार एमकेएम पाकिस्तान डिफरेंट तरह से ऑपरेट करेगी कराची में? हम ऑलरेडी डिफरेंट तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। 2016 के बाद आपने कोई भी ऐसा वाकया नहीं सुना होगा जो इल्जामात पहले लगते थे। हम अदम तशद्दुद पे मबनी सियासत कर रहे हैं। हमारा कोई भी, हम स्क्रूटनी करते हैं, कोई नया इंक्लूड भी होता है हमारे फोल्ड में, हम उसका बैगेज देखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उस पर इल्जामात होते हैं या उस पर कोई ऐसे वाकयात में मुलव्विस होने की शहादत मिलती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम बिल्कुल स्ट्रेट सियासत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये कि हम 3 सालों से इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं इस गवर्नमेंट के, तो किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। हम सही हैं तो ही हुकूमत के अंदर लिए गए हैं ना, उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट किया है हमने पीटीआई के साथ। तो अगर मेरे पे इल्जाम है तो फिर वो इल्जाम पीटीआई पे भी आना चाहिए। पीटीआई तो हुकूमत वक्त के सरबराह हैं नवाज शरीफ, अपना इमरान खान साहब। तो इन चीजों को मैं समझता हूं इन पे वजन नहीं है इन बातों में। अब हमारा किरदार इन 3 सालों में पूरे मुल्क ने देखा है। जिस तरह से इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया, जिस तरह से सेनेट के इलेक्शंस हुए, जिस तरह से कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए, जिस तरह से हमें हैदराबाद से कराची से सीटें मिली, सबके सामने है। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं। इमरान खान साहब ने आज से बहुत पहले एक माशी प्लान दिया था। उस माशी प्लान में मुर्गियां थी, मुर्गियों के अंडे थे, उन अंडों के निकलने वाले बच्चे थे। वो माशी प्लान कहां तक पहुंचा, क्या बना और क्या वजह थी कि यही डॉलर, यही चीनी, यही आटा अवेलेबल भी था और कम कीमत पे इससे पिछले दौर हुकूमत में मिल जाया करता था। पूछेंगे मुफ्ती इस्माइल से कि वो ऐसा क्या करते थे जो ये हुकूमत नहीं कर पा रही है। बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, मईशत में बेहतरी लाने के लिए पीटीआई हुकूमत 3 साल से सरतोड़ कोशिश कर रही है। छोटी से छोटी कोशिश से लेकर मुश्किल फैसलों तक, रिवायती इकदाम से लेकर नित नए हथकंडों तक, जो कुछ हो सकता था वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क चलाने के लिए सब कुछ करके देख लिया। हत्ता कि मुर्गियां, अंडे और कट्टे देने की पॉलिसी से लेकर भैंसे, गाड़ियां और सरकारी जमीनें बेच कर मईशत चलाने की कोशिश की गई। बार बार वजीर खजाना बदले गए, वज़रा को कारकर्दगी के लिए डेडलाइंस तक दी
गई। ताजरों के लिए एमनेस्टी स्कीमें लाई गई, आवाम को महंगाई से बचाने के लिए रिलीफ पैकेज भी लाए गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद माशी हालात पीटीआई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ सके। मुल्की मईशत की अबतरी पर अब अस्करी क़यादत की जानिब से भी तशवीश जाहिर की जा रही है। नशरियाती इदारे उर्दू न्यूज के मुताबिक आज पार्लियामेंट के कौमी सलामती के इजलास के दौरान अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्की मईशत पर बात करते हुए कहा गया कि माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस वक्त हालत यह है कि पीटीआई हुकूमत अपने चौथे साल भी महंगाई के सैलाब उसके सामने बंद बांधने की कोशिश कर रही है। इस वक्त चीनी की कीमत हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत हाथ पांव मारती नजर आती है और अब हुकूमत शुगर मिलों को धमकी देने पर आ चुकी। आज भी वजीर आजम ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से एक इजलास की सदारत की, जिसमें फैसला किया गया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इजलास में होने वाले फैसलों से आगाह करते हुए वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि अगर 15 नवंबर तक शुगर मिलें न चली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई हुकूमत उनको इतला देगी कि आपने इस वक्त तक अपनी शुगर मिल्स को चलाना है, वरना आपके ऊपर FIR भी कटेगी और वरना 50 लाख रुपया यौमिया आपको जुर्माना होएगा। 20 नवंबर को मिल्स जो नहीं चलेंगी या 15 नवंबर तक जो नहीं चलेंगी, जो मुकर्ररा वक्त उनको दिया गया है, तो उसके बाद कानून अपनी हरकत में आएगा। हालांकि गुज़िश्ता डेढ़ साल से पीटीआई हुकूमत की शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। ऊपर 40 अरब से ज्यादा के इनके ऊपर फाइन किए, महंगे वकील करके फौरन अदालतों में जाके स्टे लेके उसके पीछे घुस गए। आज तक वो रिकवरी नहीं हो सकी। तो एक कानून बनाया कि हुकूमत के पास अब इख्तियार है कि वो चीनी अगर कोई जानबूझ के ना बेचे और गोदाम के अंदर जखीरा करने की कोशिश करे तो हुकूमत उस चीनी को लेके अवाम तक लेके आए और उसको बेचे। जुलाई के महीने में इन्होंने आला अदालत में जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया महंगे वकीलों के थ्रू। आज के दिन तक वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं इन मिनवाल कान से कि जब गरीब बिलक रहा है और वो दुगनी कीमत देने के ऊपर उसको पुश कर दिया गया। सारी गाली गलोच हुकूमत को होती है। मुझे बताइए हुकूमत यहाँ पर क्या करे। गुज़िश्ता 3.25 साल में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़रा बार बार आवाम को यकीन दिलाते रहे हैं कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए खुसूसी काम कर रही है। वज़ीर आज़म सबसे ज्यादा इसी बात पर सबसे ज्यादा तवज्जो तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई के। गुज़िश्ता 3.25 साल में वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ महंगाई पर 2 दर्जन के करीब नोटिस ले चुके हैं और हर नोटिस के बाद अशिया की कीमत में मजीद इजाफा हो। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बहरान पर सख्त तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटे और रोटी की कीमतों में इजाफे का नोटिस दे लिया। तमाम इकदामात के बावजूद मुल्क की मईशत संभल न सकी। फिर पीटीआई हुकूमत ने बार बार रिलीफ पैकेजेस देकर आवाम की माशी मुश्किलात कम करने की कोशिश की। गुज़िश्ता हफ्ते भी वज़ीर आज़म ने 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए। हमने फैसला किया कि जो लेबर है उसके लिए हम 200 अरब रुपया हमने अब रखा है। एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री कि हम इनको फौरी तौर पे 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड दे देंगे। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए हमने 100 अरब रुपया उसके लिए और एग्रीकल्चर के लिए रखा है। खानदान वो जो सबसे मुश्किल हालात में हैं उनके लिए हमने फैसला किया है कि हम 4 महीने के अंदर 150 अरब रुपया हम उनके लिए रख रहे हैं। मईशत में बेहतरी के लिए पीटीआई हुकूमत पहले दिन से ही कोशिशों में मसरूफ है। 3.25 साल पहले जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी तब वज़ीर आज़म ने आते ही आवाम की माशी हालत सुधारने का विजन कौम के सामने रखा था। ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। हम अपनी गरीब तबके में वहाँ ख्वातीन को उनके लिए मसलन गाय भैंसें उनके लिए इस तरह की चीजें देंगे। उनको ख्वातीन के लिए हमने फैसला किया कि हम उनको एक गाय, एक भैंस, 3 बकरियां देंगे ताकि उनसे वो अपना घर चला सके। नाज़रीन, कट्टे और मुर्गियां देने के साथ साथ पीटीआई हुकूमत का माशी विजन सब बेच दो की पॉलिसी में भी नजर आया, जिसके तहत वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें और गाड़ियां बेचकर
बेचकर हुकूमती अखराजात में कमी लाई गई। लेकिन इससे भी बात ना बनी तो हुकूमत ने फैसला किया कि सरकारी जमीनें बेचकर मुल्क की मईशत को तरक्की दी जाएगी। आजम हाउस में जहां पर 100 के करीब गाड़ियां हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको ऑप्शन किया जाए। हमारे पास इतनी ज्यादा जमीन पड़ी हुई है जिसको हम बेच के कमर्शलाइज करके हम ये सारे कर्जे वापस कर सकते। वज़ारे खजाना की तब्दीली के साथ साथ दीगर वज़रा को भी बार बार कारकर्दगी में बेहतरी लाने की हिदायत की जाती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान कभी वज़रा को घर भेजने की धमकी देते थे तो कभी अपने ही वजीरों से कारकर्दगी दिखाने के मुआहदे किए। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सजा और जजा का निजाम देना, जब हमें पता चलेगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। हर रोज ऑफिस जाना चाहिए, शाम तक बैठना चाहिए वहाँ, और मुझे पता चल जाएगा कौन ऑफिस नहीं जाता, और फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले ली है। पीटीआई हुकूमत का चौथा साल जारी है। इस अरसे में हुकूमत ने मुल्क चलाने के लिए जो जो तरीके इख्तियार किए, इसका नतीजा यह है कि जो चीनी 70 साल में 55 रुपए किलो तक पहुंची थी वो पीटीआई के सिर्फ 3 साल में 150 रुपए तक महंगी हो चुकी है। पेट्रोल और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। आटा 70 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। सवाल यह है कि क्या आलमी हालात की वजह से मुल्क के हालात खराब हैं? अगर पीटीआई की जगह नून लीग की हुकूमत होती तो वो क्या फैसले करती? बात करेंगे मुस्लिम लीग रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब से। मिफ्ता साहब ये बताइएगा, आपका दौर, अब देखिए ना, गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है लेकिन उसके पास एक उज़र ये भी है कि पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, हालात खराब हो गए। आप क्या करते थे कि चीनी आपने 55 से 60 रुपए के दरमियान रखी हुई थी, चीनी आपने बढ़ने नहीं दी, तो आपके पास क्या गिदड़ सिंगी थी सर? शुक्रिया अली भाई। देखें, गुजारिश है कि जब मियां नवाज शरीफ जिस दिन इन्होंने हलफ उठाया था 5 जून 2013 को, तो होलसेल मार्केट में चीनी जो थी वो 55 रुपए किलो थी, और जब शाहिद अब्बासी ने जिस दिन 10 बरदारवे पौधे से वजारत उम्मा के तो 53 रुपए थी, तो 2 रुपए कमी थी, और ओवर टाइम हमने 60 रुपए, 50 रुपए, 48 रुपए यही चीज रखी थी। और एक जो लकी बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान में इतनी चीनी पैदा हो रही थी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब खान साहब की हुकूमत आई तो पहले साल इन्होंने इतनी एक्सपोर्ट करवा दी कि फिर हमको इम्पोर्ट करनी पड़ी। अगर आपको याद है कि 48 की चीनी बेच के हमने 96 की वापस खरीदी थी। अच्छा, और उसके बाद पता नहीं क्या इन्होंने, ये है ना, हर जगह पे हाथ डालते हैं। कुछ लोग होता है जो मट्टी को सोना बनाते हैं, ये सोने को मट्टी बनाते हैं। तो आज आप देखें कि चीनी पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे मुस्लिम लीग नून छोड़ गया था, एक्सपोर्ट सरप्लस था, आज उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि फिर महंगी हो जाएगी अगर आप बाहर से खरीदी हुई चीनी खरीद रहे हैं। जिस तरह गंदम में भी वही हुआ कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस था, आज इंपोर्ट करना पड़ रहा है। नहीं तो सर देखिए, वो ये कह रहे हैं पेंडेमिक की वजह से प्रोडक्शन नीचे आई है, फिर जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, हर चीज की, इंडस्ट्रीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, इस तरह से आपके ज़राअत की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, इस वजह से प्रोडक्शन नीचे आ गया। अब आपके दौर में प्रोडक्शन अच्छी थी, इनके दौर में प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही है, ये रीजन, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पेंडेमिक की वजह से चीनी की, गन्ने की फसल कम नहीं होती है, मतलब क्या, ये तो पागल करने वाली बातें हैं। आपने यूरिया, डीएपी का एग्जांपल दें। डीएपी जो था वो हमारे दौर में 2600 रुपए का था, आज 8000 रुपए का है। तो फार्मर जो है वो कम ही डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया जो था वो खासे 1300-1400 रुपए का था, आज 2500-2600 रुपए का है, तो वो भी कम इस्तेमाल हो रहा है। जब आपने इनपुट महंगे कर दिए, 5 रुपए 35 पैसे पर किलोवाट आवर हम बिजली की चार्ज करते थे फार्मिंग का, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल की, उसको बढ़ा के वो 12 रुपए ले आए। तो ना वाफर पानी पिलाएगा फार्मर, ना वो वाफर डीएपी डालेगा। हम जिप्सम पे सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी खत्म कर दी। तो हर जगह छोटे छोटे कट मार के फार्मर को, उन्होंने फार्मर को जब गरीब करा तो वो बेचारा वो इन्वेस्ट नहीं कर सका अपने फार्म प्रोडक्शन के अंदर, और आपकी लिहाजा क्रॉप कम हुई है, आपकी एकरेज भी पर एकड़ यील्ड भी कम हो गई। तो ये मतलब ये तो हुकूमत की, सीरियसली मैं बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी बात करनी नहीं चाहता, लेकिन सच्ची बात है कि हुकूमत की अहमकाना पॉलिसी है हर जगह पे जो आपको नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये हुआ है। फिर आपने जबरदस्ती बुलतान साहब ने सब्सिडी दी, आपने एक्सपोर्ट करा दी जो सरप्लस हम छोड़ के गए थे, फिर आपने उसको महंगा दामों पे इंपोर्ट करा। ये पता नहीं किस किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं। अच्छा मिस्टर साहब, ये तो चीनी का हुआ ना, मैं चीनी पे और भी बात करना चाहूंगा लेकिन आगे भी बढ़ना है हमें। डॉलर के साथ सर क्या करते थे? आज आपने ऑनेस्टली बताना है कि आपने किया क्या हुआ था डॉलर के साथ, कहां बांध के रखा हुआ था, किस खूंटे से बांध के रखा हुआ था कि वो हिलता नहीं था? आप पैसे इन्फ्यूज कर रहे थे, आप पे इल्जाम ये लगता है कि आप इसमें डॉलर झोंक रहे थे मार्केट में। तो सर 5 साल में आपने कितने डॉलर मार्केट में फेंके जिससे डॉलर कंट्रोल रहा?
देखिए जरा झोंकने का वर्ड तो थोड़ा न्यूट्रल नहीं है। ये होता है कि स्टेट बैंक, हर दुनिया का मुल्क का स्टेट बैंक, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, बरतानिया हुआ, सारे स्टेट बैंक जो है वो मार्केट में इंटरवीन करते हैं। और ये पीटीआई के जमाने में भी हो रहा है। आजकल आपको पता है पिछले 3 महीने में इन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो मार्केट में इन्होंने बेचे हैं। जी वो खुद माने इस बात को। जी वो देर से माने से पहले शहबाज राणा साहब ने एक रिपोर्ट करी, वो नहीं माने, नाराज हुए, फिर वर्ल्ड बैंक ने भी कहा तो आप वो खामोश हो गए। तो इनको जरा सच बोलने में तकलीफ होती है। लेकिन बहरहाल ये और उससे पहले असद उमर साहब जिस साल थे तो 4.5-5 बिलियन डॉलर उन्होंने लगाए थे कम से कम मार्केट में। लेकिन कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है ना। देखिए एक दिन 140 रुपए का डॉलर हुआ जब खान साहब आए, उसके बाद 128 का हो गया। फिर खान साहब कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो कोई बताता ही नहीं है। ना वजीर खजाना कह रहे नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था। अब आप देख लें हमारे 5 साल के अंदर कभी आपको ऐसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट दिए हो? आपके गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो है, लेकिन सर देखिए आप पे इल्जाम ये था, ठीक है, आप डॉलर्स मार्केट में आप लगा रहे थे, इसको चले जो भी इसका मुनासिब वर्ड है आप यूज कर ले, आप उसको रख रहे थे जिससे डॉलर कंट्रोल में था। लेकिन आप पे इल्जाम ये है कि वो डॉलर सर आप कर्ज लेके आप लाते थे ना। डॉलर पाकिस्तान में तो ना हमारी एक्सपोर्ट इतनी रिकॉर्ड पे जा रही थी कि हम डॉलर आ रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा था, तो वो डॉलर कहां से आ रहे थे? वो कर्ज लेकर आ रहे थे। ये इल्जाम भी आप पे लगाया जाता। देखिए गुजारिश ये है कि स्टेट बैंक के पास 2 किस्म की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या पॉलिसी ऑप्शंस होते हैं जिससे कि वो करेंसी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो रुपए को मार्केट में खरीदे या बेचे, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। डॉलर को बेच दिया आपने, डॉलर को खरीद लिया, इंटरबैंक को दे दिया आपने। और दूसरा ऑपरेशन ये होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें और कम कर दें। तो हमने जो चॉइस करी थी वो डॉलर को बेचते थे मार्केट में, हम मार्केट में अपने इम्पोर्टर्स को दे देते ताकि जो इम्पोर्ट चीजें होती थी, अशिया, खुददोनोश या दीगर चीजें, वो एक रीजनेबल प्राइस पे हो, जिससे कि अर्बन ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को बड़ा फायदा होता है। लेकिन इसमें बड़े लोगों का भी फायदा हो जाता है जो कि मर्सिडीज का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। किलोर का शिकार कर रहे थे, गैर मुल्की थे, रोका क्यों? इस पर जो है वो वडेरा जमींदार जागीरदार वहां का गुस्से में आ गया और उसने एक मासूम की जान ले ली, सिर्फ इतनी सी बात पे। और अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है नाज़रीन, उसमें साबित ये हुआ है कि उस शख्स पे, नाजिम जोखियो, उसको जो मारा गया, पूरी रात उस पर तशद्दुद हुआ, उसके सर में खून जम गया, उसके सर पे तशद्दुद के निशान है, उसके जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है नाज़रीन जिस पे जख्म के निशान ना हो। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त नाजिम जोखियो अहलिया मौजूद है, उनकी वाइफ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि अब क्या वो इस बात पे मुतमईन है कि उनको इंसाफ मिल जाएगा। बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी सूरत हाल क्या है? क्या आपके साथ पुलिस कोऑपरेट कर रही है? क्या हुकूमत सिंध कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? अब तो अल्लाह का शुक्र है कर रही ताबिन पुलिस ना जी कर रही है। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या इससे पहले आपके शौहर ने क्या बताया? उनको धमकियां मिल रही थी, वो धमकियां कौन दे रहा था? क्योंकि इल्जाम तो अब ये लग रहा है कि जी गार्ड ने मारा है, गार्ड कह रहे हैं जी हमने मारा है, अवैस ने नहीं मारा। तो क्या ये धमकियां भी पहले गार्ड ही दे रहे थे आपके शौहर को? वो तो पहले भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ, वो मीडिया पे सब पे आ चुका है। अवैस था और अब्दुल जाम करीम जो था ना, वो धमकियां दे रहा था उसको। अच्छा, तो ये तो बताएं, ये कहा यह जा रहा है कि गार्ड जो है अवैस के, उन्होंने इल्जाम खुद पे ले लिया है, तो ये क्या मतलब गार्डों ने मारा है? धमकियां भी गार्ड दे रहे थे? वो गार्ड तो आपको पता है धमकियां नहीं दे सकते ना, वो लोग बड़े लोग हैं, वही धमकी दे सकते हैं और वही सबके साथ इस तरह से पेश आते थे। और गार्डों की कोई वो हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह धमकियां देना किसी को। अच्छा, तो मुझे बताएं, क्या आपको अभी भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? लालच किसी किस्म का दिया जा रहा है कि अभी पीछे हट जाओ, केस से पैरवी मत करो? अभी तो नहीं, लोग कह तो रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, बाहर शायद भाई को दे रहे होंगे। अच्छा, तो हुकूमत सिंध का कैसा रवैया आपके साथ? वजीर आला सिंध का और बिलावल भुट्टो का क्या मतलब वो ताउन कर रहे हैं आपके साथ? जी, हुकूमत सिंध जो बिलावल साहब है, मेरी उनसे यही अपील है कि जैसे अभी हो रही शफाफ और साफ सुथरी जो जांच होनी चाहिए उस तरह होनी चाहिए। जैसे कल ये लोग यहाँ से गए पुलिस लेके उनके गांव, जो जाम पुनू का जो अड्डा था ना, वहाँ से मेरे मियाँ का सामान बरामद किया था वहाँ से। तो
तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह ही अगर पुलिस काम करती रही उन कातिलों के साथ तो इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप हुकूमत पे और जो गवर्नर साहब हैं उनसे मेरी यही अपील है और इमरान खान से भी मेरी यही अपील है और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं मेरी उनसे ये अपील है कि आप मेरी साफ सुथरी जांच करवाएं और जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए, मासूमों को नहीं पकड़ा जाए, मासूमों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसके समय वक्त नाज़रीन यहाँ पे खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।